हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम मुन्नाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा, है ना। तो बच्चों, अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम करने वाले एक बहुत ही प्यारा सवाल, है ना। सवाल आप देख सकते हो, काफी लंबा चौड़ा सवाल है। जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है, आई थिंक 2022 का सवाल है। और जैसा कि हमें पता है कि कोनिक सेक्शन से बहुत सारे बच्चे काफी दूर भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वजह होती है इतने लंबे चौड़े सवाल। और जब भी जेईई एडवांस इस तरह के सवाल पूछता है तो उसको देखकर ही इच्छा होती है कि यार ये तो मतलब शायद ना ही हो पाएगा, या इसको ट्राई करने में या इसका डायग्राम बनाने में बहुत सारा समय निकल जाएगा, है ना। लेकिन जैसा आपको पता है बच्चों की बहुत बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह के भी सवाल होते हैं जो देखने में बहुत खतरनाक से होते हैं, लेकिन आप जब उसको सॉल्व करने जाते हैं तो इतना बढ़िया निकल कर आ जाता है कि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्या हो जाते हैं, उसमें रिवाइज हो जाते हैं। और बहुत सारी, जैसे कि आप देखे होंगे कोनिक सेक्शन में जब हम पढ़ते होंगे तो हाइलाइट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और हाइलाइट्स भी बहुत बार हमारे को क्या करता है कि हेल्प पहुंचाते हैं, लेकिन हाइलाइट्स यूज करना भी अपने आप में बहुत काबिले तारीफ बात है। तो इस सवाल में कुछ ऐसा ही है जो आपको क्यूरियस बनाएगा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और खासकर कोनिक सेक्शन की। और जेईई एडवांस का ये जो 2022 का सवाल है, इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो इसको एक बार में पढ़ के समझना भी थोड़ा सा बच्चों को चैलेंजिंग लगता है। लेकिन फिर भी जब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ जाइएगा तो बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, भटक जाते हैं। और फिर लंबे लंबे सॉल्यूशंस आते हैं, या फिर आप यूं बोल दीजिए कि 2-3 पेज भर जाता है, उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के सवालों को किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैं कोनिक सेक्शन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा बतलाता हूं कि डायग्राम का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। डायग्राम्स जब हम बनाते हैं तब जाकर हम थोड़ा बहुत विजुअलाइज कर पाते हैं। और जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी जो बच्चे 11 से 12 मूव कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है जनरली ऐसा होता है कि जब बच्चा जेईई मेन या जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन देता है तो उसका कोनिक सेक्शन बहुत बिगड़ा हुआ होता है। वो कोनिक सेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत नहीं किया हुआ होता है। कहीं ना कहीं सिंस वो 11th के लास्ट में पढ़ाया जाता है और 11th के लास्ट तक आते आते बच्चा काफी मायूस सा हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कोनिक सेक्शन जब एक बार छूट जाता है तो फिर बच्चों का छूट ही जाता है टिल एग्जामिनेशन, और फिर बाद में बहुत पछतावा होता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इस तरीके का काम किया हुआ है कि भाई उसने कोनिक सेक्शन अच्छे से नहीं कवर किया है और आने वाले सालों में एग्जामिनेशन देने वाला है बच्चों, तो आपके लिए एक अलर्ट है कि आप कोनिक सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि इसमें अगर हम वेटेज वाइज भी बात करें तो वेटेज भी इसका ठीक ठाक रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम रहता है। आप देखोगे कि पेपर्स को, अगर दोनों पेपर्स को मिलाओगे जेईई एडवांस की, तो दोनों पेपर मिला के आपको करीब करीब 2 सवाल तो मिनिमम कोनिक सेक्शन का दिख ही जाएगा, ज्यादा भी दिख जाएगा। मैं मिनिमम साइड की बात कर रहा हूं ना, ज्यादा भी दिख सकता है आपको, ठीक है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं, इस सवाल को एक बार पहले तो पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं ना। तो पेज थोड़ा सा हमें बदलते रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सवाल काफी लंबा है दोस्त, है ना, सवाल काफी लंबा है। तो आपने देखा कि उसमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी हुई है, और इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला जो लिखा हुआ है ना बच्चों, वो है एक्स स्क्वायर अपॉन, देख सकते हैं 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64, एंड दैट इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला है, मेरे ख्याल से ये समझ में आता होगा। इसकी स्ट्रक्चर किसके जैसी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का। तो इस तरह का कुछ बनेगा, इस तरह का कुछ बनेगा। हम इसके फोसाई वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो लेट अस बिगिन विद डायग्राम, है ना, डायग्राम से हम आगे बढ़ते हैं। तो बोले कंसीडर द हाइपरबोला दिस विद फोसाई s एंड s1 वेयर s लाइज ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसने क्लियर बतला दिया है कि पॉजिटिव x एक्सिस मतलब इधर के हिस्से में ही s जो है वो लाई कर रहा है, यानी कि s1 कहीं ना कहीं इधर की साइड होने वाला है। तो दिस इज हाउ s एंड s1 आर लोकेटेड, है ना। लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक पॉइंट p बोल रहे हैं जो हाइपरबोला के ऊपर है, एंड दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से अपन मार्क कर सकते हैं इस पॉइंट p को। आई होप इट इज क्लियर। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लेट एंगल SP S1 इज अल्फा, है ना। ये एंगल जो बोला है ना SP S1, जरा इसको देखिए, मुझे लगता है कि इसको ज्वाइन कीजिएगा।
और इसको भी शायद ज्वाइन करेंगे, है ना। तो SP/S1 मतलब ये वाला जो एंगल है, शायद थोड़ा सा और ढंग से बना लेते हैं। SP/S1 मतलब ये वाला एंगल के बारे में बोल रहा है शायद, यस। ये पूरा एंगल शायद ये अल्फा दिया हुआ बच्चों, ये पूरा एंगल अल्फा दिया हुआ, and this alpha is given to be less than pi/2, है ना, less than pi/2. The straight line passing through the point S, S से कोई straight line जा रहा है and having the same slope as that of the tangent at P. तो P पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप के बराबर है ना। तो जैसे अगर P पे अगर मान लीजिए कोई टेंजेंट है, बना लेते हैं, बनाने में क्या जाता है ना, ऐसा कुछ P पे जो टेंजेंट है उसको मैंने बना दिया, और इसके शायद क्या कह रहा है, पैरेलल लाइन है ना, इसके शायद क्या कह रहा है, पैरेलल लाइन जो S से पास कर रहा है, जो S से पास कर रहा है ना, इसके पैरेलल लाइन है शायद, देख लीजिएगा। तो बोल रहे क्या कि द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ टेंजेंट P टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। तो जो S1P वाली लाइन है ना, S1P वाली लाइन है, उसको शायद ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट सम पॉइंट P1। वैसे तो हम नॉर्मली अगर कॉपी पे डायग्राम बनाए तो शायद जल्दी बन जाए डायग्राम, है ना, शायद इस तरीके से कुछ है। और ये शायद जो पॉइंट दिया हुआ है ना बच्चों, ये दिया हुआ है शायद P1, देख लो। तो मेरे ख्याल से बोल रहा है कि P टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1, लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। SP1 मतलब ये वाली लाइन से बोल रहे हैं, P से शायद इसमें कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, आई थिंक सो, है ना। और बोल रहा है कि ये शायद डेल्टा है, ये शायद डेल्टा है ना, ये शायद डेल्टा है। तो देखते हैं, चलिए ये डेल्टा दिया हुआ है ना, यहां से शायद कुछ थोड़ा सा ये पॉइंट, ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा है। मैं काफी कायदे से डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय ले रहा है। लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1 एंड बीटा इज S1P, है ना। ये वाला जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये है आपका बीटा, ये डिस्टेंस है शायद बीटा, है ना, ये शायद डिस्टेंस बीटा है। अब बोल रहे हैं क्या कि देन द वैल्यू ऑफ दिस बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 9, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है। तो अल्फा बीटा डेल्टा का छाला, है ना, देख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से ये कुछ सीन दिया हुआ है और हमें निकालना है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली वैल्यू। अगर आपको याद हो थोड़ा सा हाईलाइट के हिसाब से, तो टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट क्या करता है, इस फोकल डिस्टेंस को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल भी अल्फा बाई 2 होगा बॉस, और ये एंगल भी शायद अल्फा बाई 2 होगा। ये दोनों एंगल्स मेरे ख्याल से क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, डेल्टा बाई 2, है ना, देख लीजिए आप एक बार। ओके, अब हम लोग क्या चाहते हैं, ये उल्टा तो डिस्टेंस नहीं दिया हो ना, डेल्टा, डेल्टा किससे किसका डिस्टेंस दिया हुआ है, लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1, है ना, SP1 से, यस, दिया हुआ डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डेल्टा। ओके गाइस, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ कि अगर हमें ये प्रॉपर्टी अगर याद हो, है ना, ध्यान से सुनना, जैसे कि अगर एक कोई वेरिएबल टेंजेंट है, जैसे ये मान लीजिए टेंजेंट है ना, अगर हम लोग बोले कि यहां से जो एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, है ना, इसको अगर हम P1 बोलते हैं, सपोज कर लो ये जो है ये P1 है, और मान लो कि फोकस से हम इसी वाले पे, है ना, एक और परपेंडिकुलर इधर गिराते हैं बच्चों, थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है ना, इसको हम P2 बोलते हैं। आपको एक रिजल्ट याद है हाईलाइट का, है ना, आई होप सारे बच्चे इसको रिलेट कर पा होंगे कि अगर फोकस से हम किसी वेरिएबल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिराते हैं जिसके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है P1 P2, तो हम लोग को पता होगा कि शायद P1 P2 इक्वल टू होता है बच्चों B स्क्वायर, और B स्क्वायर तो यहाँ पे बहुत आसानी से निकल जाएगा, B स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी 64। थोड़ा P1 P2 के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा बच्चों, जैसे ये बीटा है,
और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, आप देखिएगा ध्यान से। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो P1 होगा ना, वो जो P1 होगा, ये देखना P1, ये बीटा का इधर वाला कंपोनेंट होगा, है ना। या फिर अगर आपको लिखना है पूरा कायदे से, तो कायदे से भी लिख सकता हूं आपके लिए कि जो साइन अल्फा बाई 2 है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब P1 अपॉन बीटा होंगे। यानी P1 की वैल्यू जो मैं अभी कह रहा था आपको कि बीटा साइन अल्फा बाई 2 इज गोइंग टू बी P1, है ना, ध्यान से देख लीजिए, पक्का। आपको पूछे सर P2 क्या होगा, तो बच्चों एक चीज समझिएगा, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो जो P2 है वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस यहां से 90 डिग्री गिरा है हमने, और इधर से यहां भी हमने 90 डिग्री गिरा है, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो P2 है वो है डेल्टा। तो देन व्हाट इज P1 P2, तो P1 P2 अगर यहां निकाल के लिखेंगे तो बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2, कुछ ऐसा ही हमसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 64। और अपॉन हम क्या करने वाले हैं 9, तो इधर 9 कीजिएगा तो 64 बाई 9 का हमसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि गुरु कितना आने वाला है 7 के बराबर। अब इस तरह के सवालों में मतलब ये सवाल सॉल्व हो चुका है ना, तो आप देख सकते हो कि ये सवाल बहुत ही ब्यूटीफुली सॉल्व हुआ यूजिंग द हाईलाइट की भाई P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर। और अगर इसको नॉर्मली भी कोई अगर इसको इंसान ट्राई करता है तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मतलब एसओटी वगैरह लगाते हैं यहाँ पे लोग, कोसाइन रूल, साइन रूल, इस तरह की चीजों को अप्लाई करके कोशिश करते हैं और उसे हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि उसे होता नहीं है, लेकिन वो काफी लंबा चला जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हाइलाइट्स को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखिए जब आप कोनिक सेक्शन जैसी चीज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईलाइट जो है वो आपका काम आसान कर देते हैं। तो इससे अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द टेक अवे फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो हाइलाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हाइलाइट्स के ऊपर सवाल आता है तो आप नॉर्मल तरीके से अगर कर रहे होते हैं तो काफी लंबी चारा होता है, और हाईलाइट से वो चुटकी बजा के सॉल्व हो जाता है। तो हालांकि देखेंगे कि सवाल बहुत बड़ा है, डायग्राम बनाने में भी समय लगा, लेकिन जब इसको हमने सॉल्व किया है, अप्रोच किया, तो ये बहुत क्विकली आपको सॉल्व होकर आया। तो ऐसे और भी वीडियोस में हम बाकी सारे जो जे एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो जो भी बच्चे 2025 या 2026 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो फटाफट से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आने वाले सालों में भी दे रहे हैं तो जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।